हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 6 चैप्टर 5 जो कि जिसका मुख्य टाइटल है, शीर्षक है द वेद एंड अदर सोर्सेज, यानी वेद और दूसरे अन्य स्रोत, जिससे हमारे पहले के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लेसन 1 से लेकर के लेसन 4 तक कंप्लीट कर लिए होंगे, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। तो इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट पार्ट के रूप में सबसे पहले वेद के बारे में स्टडी करेंगे। वेद कितने तरह के हैं, उसके बाद देखेंगे, वो हम नाम यहां पर लिख दिए हैं आपको। उसके बाद देखेंगे वेद से पहले हमारे पूर्वजों की क्या स्थिति थी, यहां पर सभ्यता का कैसे विकास हुआ, वेद के बाद की क्या स्थिति है, और उसके बाद जब सेकेंड पार्ट हम वीडियो का शुरू करेंगे तो उसमें उपनिषद के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि वेद है क्या। वेद एक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का सबसे प्रमुख ग्रंथ के रूप में इसको माना जाता है। इसकी उत्पत्ति के बाद ही अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है। वेद को अपने ज्ञान से अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। इसलिए माने एक्सप्लेन अपने अपने तक से, क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस का विकास नहीं था, नया ऑडियो वीडियो विजुअल का कोई विकास था। तो जो भी ऋषि मुनि थे एक दूसरे से सुनकर के, जो एक तरह से कह सकते हैं प्रवचन, माने मेरी बात आप सुने और आप फिर अगले नेक्स्ट जनरेशन को अपनी वहां तक पहुंचाए। इस माध्यम से ऋषि मुनियों के द्वारा जो भी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी उसको आगे चलकर संग्रहित कर दिया गया। हर समस्या का समाधान, मानव के हर समस्या का समाधान इस वेद में संकलित है। वेद जो आपको आगे चलकर हम बताएंगे कि ऋग्वेद में क्या गुण है, सामवेद में क्या गुण है, यजुर्वेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है, इन सब के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होगा। वेद में मुख्य रूप से ब्रह्म यानी देवता, ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बारे में, ज्योतिष के बारे में, गणित, रसायन, यानी जो भी आपको जो इस जरूरत की महसूस होती है वो सारे के सारे ज्ञान हमारे इस वेद में संकलित है। अब ऐसे कहा गया है कि भाई वेद की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई। तो पहले तो बता दें कि भाई ऋषि मुनि के द्वारा जो सुनी सुनाई बातों को जब एक जगह रखा गया, लेकिन कुछ विद्वान, धार्मिक विद्वान कह रहे हैं कि नहीं, वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए इसमें किसी व्यक्ति या स्थान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो ये मुख्य रूप से वेद हुआ। अब हम लोग इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग अपने बुक को जब हम स्टडी करेंगे तो इसके लिए आप अपने सामने बुक रखें, ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन कम टू एंड इन अराउंड 19th सेंचुरी BC, माने हड़प्पा या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यह 1900 ईस्वी BC, ईस्वी नहीं कहेंगे, ईसा मसीह के जन्म से 1900 वर्ष पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता का समापन हो चुका था। उसके कुछ शताब्दियों के बाद अप्रॉक्स 1500 BC, another set of people had settled in the northwest. व्यक्तियों का एक ग्रुप उत्तर और पश्चिमी भारत में, यानी भारत तो क्या है, एक पेनिनसुलर कंट्री है, एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और इस उपमहाद्वीप में
के उत्तर और पश्चिम की तरफ व्यक्तियों का एक समूह आकर के बसना शुरू किया था, जिसे मुख्य रूप से आर्य के नाम से जानते हैं, जिसे कुछ जगहों पर नोबेल मैन के रूप में जाना गया, यानी कुलीन वर्ग के रूप में जाना गया है। तो अब आर्य के बारे में हम लोग देख लें कि आर्य शब्द आया कहां से। तो आर्य शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्योर, यानी शुद्ध। तो शुद्ध तो नहीं कहेंगे, यानी एक ग्रुप है, व्यक्तियों का समूह है जो कि उत्तर और पश्चिम में आकर के इस भारतीय उपमहाद्वीप में आकर के बसा। आर्य नेम द रीजन वेयर दे फर्स्ट सेटल एट सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मीन्स द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। अब आर्य सर्वप्रथम जो आया वेस्ट और नॉर्थ के साइड में, उस क्षेत्र में बसे। तो वह क्षेत्र कौन सा था हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में? तो सप्त सिंधु का क्षेत्र था। सप्त सिंधु सिंधु नदी के जो 7 सहायक नदियां हैं, उसी के क्षेत्र में ये आर्य जाकर के बसना शुरू किए, यानी कुलीन वहां पर व्यक्तियों के ग्रुप जो थे वो सेटल किए हुए। आर्य कम some scholars are the opinion that they come from Central Asia, while others have said that they come from Europe. कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में पधारे। तो कुछ व्यक्ति, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि नहीं, यह यूरोपीय देश से हमारे इस देश में इनका आगमन हुआ। Why do we know? Some point the Arya come across another group of people whom they call दास या दास। तो कुछ यहां तक कह रहे हैं कि ये आर्य जो थे, युद्धोपरांत जब व्यक्तियों को पकड़ करके लाया जाता था, जिन्हें हम दास और दासी के रूप में जानते थे, ये है। यानी सब विद्वान इसको अपने अपने तरफ से क्लासिफाई एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। तो आगे हम देखें वेद। अब मुख्य टॉपिक पर अब हम लोग अपना आ जाते हैं कि वेद है क्या। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अबाउट द आर्य इन द वेद, माने आर्य के बारे में अधिकांश जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो वेद से मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहां आप देखिए ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे पुराना वेदों में इसका नाम आता है। इसमें भगवान की स्तुति की गई है, हेमंस है, यानी भजन है, स्तुति है। सामवेद में संगीत की प्रधानता है। तो देखिए द पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफ द 4 वेद वेयर रिटन इज नोन एज द वैदिक एज। वह काल जिसमें वेदों की रचना की गई, उसे हम वैदिक एज के रूप में जानते हैं, वैदिक युग के रूप में जानते हैं। द वैदिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। अब इस वैदिक एज को 2 भागों में बांट दिया गया है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, यानी वेद के युग से पहले और वेद के युग के बाद। ऋग्वेद के बारे में आप देखें, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्य कम फ्रॉम द ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में ही आर्यों के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध की गई है। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ संस्कृत हेमंस। पहले ही बता दी कि इसमें हेमंस हैं, यानी सूक्तियां हैं, और वह सूक्ति किस रूप में है? तो पद के रूप में। संस्कृत की सूक्तियां हैं, 2 लाइन 4 लाइन की सूक्तियां हैं, भजन के रूप में है, पद के रूप में है। इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ 4 वेद, ये भी आपको हम बताए। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, अपनी मेमोरी में इसको एकदम फिक्स करके रख लीजिए कि सबसे पुराना वेद कौन सा हुआ। अब ऐसे आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो उसमें और भी कई सारी जानकारी हैं कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं, या आगे चल करके और इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अभी आपको अपने टॉपिक से मतलब है, अपने सब्जेक्ट से मतलब है, अपने चैप्टर से मतलब है। When the Rigvedic hymns were first composed around 1500 to 1000 BC, यानी ऋग्वेद की पहली सूक्ति की रचना अप्रॉक्स 1500 से 1000 BC पहले की हुई थी। They were not written down, वह लिखित अवस्था में उस वक्त नहीं था, पहले ही बता दिए। यानी सब एक दूसरे को सुन सुन करके उसको प्रचार प्रसार करते थे। They were memorized, क्लियर हुआ?
They were memorized, learned by heart. The people who memorized them taught their students to sing these hymns. Those students in turn taught others. In this way, the hymns were passed on from person to person and from one generation to another. यानी वही बात यहाँ जब एक दूसरे की सुनकर के इसको हम आगे के बढ़ा देते हैं और इसी से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेदों का विकास होते चला गया, वेदों का फैलाव होते चला गया। तो ये हेमंस है क्या भाई? यानी पहले ही बता दिए सुक्ति, हेमंस में सुक्ति, सुक्ति जिसे हम लोग साधारण रूप से भजन के रूप में कर सकते हैं, पद के रूप में भी कर सकते हैं। और यह हेमंस या सुक्ति किसके लिए होती थी? तो देवताओं के लिए होती थी। देवताओं की जब स्तुति करते थे, उनकी आराधना करते थे, तो उनकी प्रशंसा में जो हम लोग गाते थे कीर्तन के रूप में, भजन के रूप में, वही इसमें संकलित है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, हेमंस इज ए टाइप ऑफ सॉन्ग यूजुअली religious, specifically written for the purpose of praise, adoration of prayers, and typically addressed to a deity of या deities, prominent figure या personification। अब हम लोग आगे देखें कि it was only many centuries later the ऋग वेद was actually written down। कई सौ वर्षों के बाद अब इस ऋग वेद जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बाय मेमोराइज पहुंच रही थी, अब इसको लिखित अवस्था में संकलित करना शुरू कर दिया गया। इट वाज रिटन बाय हैंड इन फॉर्म ऑफ मनुस्क्रिप्ट। और यह वेद जब हाथों से लिखित अवस्था में आई तो उस स्क्रिप्ट को क्या नाम दे दिया गया? मनुस्क्रिप्ट, जिससे हम लोग हिंदी में पांडुलिपि के रूप में जानते हैं, यानी हस्तलिखित। अब ये भी एक आपको एनसीईआरटी जब बुक लटिएगा तो उसमें देखिएगा कि भारत में सबसे पहले कश्मीर में पांडुलिपि की प्राप्ति हुई है, और वो भी ऋग्वेद की कुछ सुक्तियां। अब हम लोग देखें अर्ली वैदिक एज, द फर्स्ट पार्ट ऑफ वैदिक एज बिटवीन 1500 BC to 1000 BC। यानी ये जो वेद को हम दो युग में बांट दिए, उसका पहला एक पार्ट हुआ 1500 से लेकर के 1000 BC तक। अब BC, AD, CE क्या है, इसके बारे में हम कोई जानकारी अब नहीं देंगे। ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेद वाज फर्स्ट रिटेन, यह वैसा काल था जिसमें पहली बार ऋग्वेद को लिखित अवस्था में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इस युग को ऋग्वेद युग भी कहा जाता है। कौन सा युग? अर्ली लेटर वैदिक एज, यानी 1500 BC से लेकर के 1000 BC के युग को हम ऋग्वैदिक युग भी कहते हैं। अब इस ऋग्वैदिक युग में से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो सबसे पहले देखें तो इसमें हमको अपने जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि द पीपुल लिव्ड इन द ट्राइबल सोसाइटी, यानी उस काल में व्यक्ति जो था जंगलों में निवास करता था, जनजातीय रूप में रहते थे, जिसे हम लोग जन या विष कहा गया। प्रत्येक क्षेत्र, अब जहां पर ये जन या विष निवास करते थे, जन मीन्स जनता, वैसे क्षेत्र को हम लोग या उस काल में जनपद कहा गया। द लीडर ऑफ द ट्राइब वाज कॉल्ड ए राजा, और उस जन के जो ग्रुप यानी व्यक्तियों का जो समूह होता था उस जनपद के अधीन, उसके प्रधान को राजा के रूप में मनोनीत किया जाता था। He did not have to be the son of a previous राजा in other become a राजा। अगर उस राजा, अब यहां सबसे बड़ी सोचनीय बात है कि एक राजा के बाद क्या दूसरा राजा जब बदलता था तो क्या उसका पुत्र होता था? तो यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वह उस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, उस जन के ऊपर डिपेंड करता है जो उस जनपद एरिया में रह रहे हैं। अगर उस राजा का पुत्र सुयोग्य हो, ज्ञानी हो, तो उसको राजा के रूप में मनोनीत कर लिया जाता था। उसके बाद इस अर्ली वैदिक एज के बारे में दूसरा मुख्य टॉपिक है कि काउ वेयर वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपुल। व्यक्तियों के लिए गाय एक महत्वपूर्ण बन गया था। जो मवेशी जंतु है गाय, उस काल में
व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण बनी हुई थी। ए पर्सन हु ओन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ काउ वाज सीन एज एन इंपॉर्टेंट एंड वेल्दी पीपुल फॉर सोसाइटी। वैसा व्यक्ति यानी उस जनपद में रहने वाले वैसे व्यक्ति जिनके पास गायों की संख्या अधिक होती थी, उनको धनवान व्यक्ति माना जाता था, उनको बलशाली व्यक्ति माना जाता था, समृद्ध व्यक्ति माना जाता था और उन्हें समाज में उच्च स्थान की प्राप्ति होती थी। तीसरा पॉइंट देखिए, द सोसाइटी कंसिडर ए वॉरियर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पीपल हु डिड नॉट अदर काइंड ऑफ जॉब। उस समाज में को अलग अलग खंडों में बांटा गया था, यानी जनपद में निवास करने वाले जन को, विश्व को अलग अलग रूप में बांटा हुआ था। कुछ पुजारी थे, कुछ योद्धा थे, कुछ व्यापारी थे, सब अपने अपने हिसाब से अपने कामों को संपन्न करते थे। देयर वाज डिवीजन ऑफ लेबर एंड ईच पर्सन हैड ए सर्टेन जॉब टू डू। उनके लिए एक निश्चित काम होती थी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पीपुल मेनली वर्शिप अग्नि, जिसे हम गॉड ऑफ फायर के रूप में जानते हैं। यानी ऋग्वेद में किस देवता की पूजा होती थी, तो सबसे प्रमुख देवता हुआ कौन? अग्नि। उसके बाद इंद्र, वरुण, इन सारे देवताओं की पूजा उस वैदिक काल में होती थी। अग्नि जिसे गॉड ऑफ फायर के रूप में जानते हैं, इंद्र जिसे हम वर्षा के देवता के रूप में जानते हैं, वरुण जिसे वायु देव के रूप में जानते हैं। सम रिचुअल या सैक्रिफाइस वे परफॉर्म बाय द राजा टू कीप द गॉड ऑफ फायर। अब राजा के द्वारा, उस जन के जो प्रधान होते थे यानी राजा, उस राजा के द्वारा कुछ यज्ञ का आयोजन किया जाता था और उस यज्ञ में बलिदान की प्रथा होती थी, यानी देवताओं को खुश करने के लिए बलि प्रथा निभाई जाती थी। अब हम लोग देखें कि सप्त सिंधु हैव बीन मेंशन मेनी टाइम्स इन द ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु की चर्चा की गई है। देयर इज ओनली वन मेंशन ऑफ रिवर गंगा, और गंगा के बारे में सिर्फ एक बार चर्चा की गई है, जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में काम होती है और भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसको मात्र ऋग्वेद में एक बार इसका नाम दिया गया है, जबकि सप्त सिंधु यानी सिंधु नदी और उसकी जितनी भी सहायक है, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, इसकी चर्चा है। पुनः कहेंगे जब एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो वहां पर देखिएगा कि एक डिस्कशन है, वाद विवाद है वहां पर नदियों के बीच और विश्वामित्र के बीच, व्यास नदी के बीच और विश्वामित्र की चर्चा वहां पर की गई है आपके एनसीईआरटी बुक में। उसके बाद हम लोग देखें लैटर वैदिक युग। द पीरियड, ये तो चला आपका 1500 से 1000 बीसी में, और 1000 बीसी के बाद और 500 बीसी तक हमारा लैटर वैदिक एज आता है। इस काल में जीवन जो था, वैदिक एज वाज क्विट डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ड्यूरिंग द अर्ली वेद। माने इस काल में जो हमारे पूर्वजों का जो जनजीवन था, उससे साफ डिफरेंस इस काल में हो गया। This is because society underwent a number of changes between these two periods. These changes did not happen all of a sudden, but very gradually. ये कोई वास्तव में एक ही समय में ये परिवर्तन है, परिवर्तन धीरे धीरे आगे की बढ़ते चले गए। जैसे जैसे विकास होते चला गया, धर्म का विकास हुआ, वैसे वैसे उनके रहन सहन, उनके संस्कृति, उनकी कल्चर, सोसाइटी में भी परिवर्तन होते चले गए। इस काल में मुख्य रूप से जो प्रमुख विशेषताएं थी, जो प्रमुख गुण था, उसकी चर्चा हम लोग करें तो देखिए, आर्य स्टार्टेड सेपरेटिंग आउट टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। अब आर्य जो कि सिर्फ सप्त सिंधु क्षेत्र में पहले निवास किए, अब यह वहां से धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में फैलना शुरू कर दिए, भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर के सेटल होना शुरू कर दिए। मेनी ऑफ देम फ्रॉम देयर होम्स नियर द इंडस टुवर्ड द रीजन नियर द गंगा या यमुना। अब यानी यह सिंधु नदी से निकल करके अब गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र, यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र और यमुना के मैदानी क्षेत्रों में इनका ये अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर दिए। ए वेरी स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम कम इनटू बिगिनिंग। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन यहां राइज हो सकता है
कि भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। लेटर वैदिक एज यानी अप्रॉक्स 1000 BC से 500 BC के आसपास में भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। और ये आप जान रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को हमारे ऋषि मुनियों ने काम के आधार पर वर्गीकृत किया था। हमारे समाज को उसके अधीन 4 भागों में उन्होंने बांटा। ब्राह्मण वैसे व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया जिनका सिर्फ पूजा पाठ में मन लगता था। क्षत्रिय, इसमें वैसे व्यक्तियों के ग्रुप को शामिल किया गया जो कि एक वोरी योद्धा के रूप में अस्त्र शस्त्र चलाने वाले होते थे और युद्ध में जो व्यक्ति शामिल होते थे। तीसरा ग्रुप आया वैश्य का, पीपुल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर यानी वैसे व्यक्तियों का समूह जिनका न पूजा पाठ में मन लगता था न युद्ध में उनका मन लगता था। उनको अपने क्षेत्र में अपनी खेती बाड़ी में जिनका मन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में व्यापार में लगता था, वैसे व्यक्तियों के ग्रुप को वैश्य के रूप में शामिल नामाकरण किया गया। और अंत में सबसे लास्ट ग्रुप उन्होंने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत रखा, वह शूद्र का था यानी सबसे मेहनती वर्ग। हम तो कहेंगे सबसे मेहनती वर्ग, लेकिन यहां पर उसका उपयोग दूसरे रूप में सेंस में किया गया यानी वैसा व्यक्ति, वैसा ग्रुप जो कि वर्क करता, वर्कर्स हो एंड लेबर्स के रूप में यानी जो मजदूर के रूप में, वर्कर के रूप में काम करता हो। और यह काम किसके लिए करेगा? तो ऊपर के तीनों वर्ण के लिए। यह एक अशोभनीय प्रश्न यहां उठता है कि ऊपर के तीनों वर्ण की सेवा करने वाले व्यक्ति को शूद्र में शामिल किया गया है, तो वर्ण की सेवा नहीं होनी चाहिए थी। यहां वैसा व्यक्ति जो कि लेबर के रूप में समाज की सेवा करता हो, मजदूर वर्ग के रूप में, जो जिसको किसी तरह खेती बाड़ी का भी माने एग्रीकल्चर फील्ड ना हो, जिसको संस्कृत का ज्ञान ना हो, जो युद्ध में जाने लायक नहीं हो, वैसे व्यक्ति को इसमें शामिल कर दिया गया। There were many rules and restrictions under this system। अब इस वर्ण सिस्टम में कई सारे रूल्स बनाए गए, तो उसको हम लोग देखें। The person had followed तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, तो ये हम लोग देखें। ए पर्सन हैड टू फॉलो द सेम ऑक्यूपेशन एज हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। He was not allowed to choose any job। यानी वैसा व्यक्ति जिसके, मान लीजिए कि मेरे पिताजी पंडित हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका पुत्र जो भी है वह पूजा पाठ करावे। उसकी एक्टिविटी अगर मान लीजिए युद्ध में है, शामिल होने की है, तलवार वॉरियर के रूप में वह एक्टिविटी अपना रखता है, या हो सकता है उसको एग्रीकल्चर में ज्यादा मन लगता है, तो वो ऐसे होने चाहिए थे। लेकिन उस वक्त यह रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ये प्रतिबंधित कर दिया गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही जाएगा। और आज भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। अंडर दिस सिस्टम ऑल पीपल वी आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। अब इस में सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जाता था। द शूद्र हैड टू अंडरगो मेनी डिफिकल्टीज। शूद्र को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था इसका सिस्टम के अधीन, यानी उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत रखा जाता था, समाज से उनको अलग रखा जाता था। यहां तक कि जिस कुआं पर पंडित अगर पानी पीने के लिए जा रहा है तो वहां शूद्र नहीं जा सकता है। समाज में अगर शूद्र कहीं जा रहा है तो उसके पैरों में बेड़ियां लगा दी जाती थी, ताकि उस माने पायल पहना दिया जाता था, ताकि वो झनझन की आवाज होते रहे और आस पड़ोस के व्यक्ति समझ जाए कि इस क्षेत्र से कौन गुजर रहा है, और वो अपने आप को वहां से अलग कर लेते थे। तो ये सब क्या हुआ, बहुत ही निराशाजनक बात थी उस वक्त की। तो ये सब उस वक्त ये रूल को फॉलो करवाया जाता था। और भी कई सारे रूल्स हैं, इसको आप अच्छे ढंग से देखें, पढ़ें। उसके बाद देखिए कि एग्रीकल्चर बिकम मोर इम्पोर्टेंट। इस काल में एग्रीकल्चर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ईच जनपद कंसिस्ट ऑफ मेनी विलेज। प्रत्येक गांव में को एक जनपद के अधीन रखा गया। ईच विलेज वाज कॉल्ड ए ग्राम, और उस विलेज को ग्राम के नाम से जानते हैं। अभी भी हम लोग ग्राम शब्द का प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं। और इस ग्राम के जो प्रधान होते थे उसको ग्राम भोज का कहा जाता था,
और ग्राम एंड द हेड ऑफ द विलेज वाज कॉल्ड ग्रामिणी। ग्रामिणी उसको कहा गया था, ग्राम भोज का नहीं। अब एनसीईआरटी बुक में देखिएगा वहां पर ग्राम भोज का शब्द होगा, गृहपति होगा। आयरन वाज यूज्ड टू मेक टूल्स एंड इंप्लीमेंट। उस काल में लोहा का प्रयोग बृहद रूप में किया जाने लगा और उस लोहे का उपयोग टूल्स बनाने में, औजार में सबसे ज्यादा किया जाता था। उसके बाद देखें ए सिस्टम ऑफ 4 आश्रम। अब इसी काल में 4 आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी मानव के एज को 4 भागों में बांट दिया गया। ब्रह्मचर्य, बाल्यावस्था, अब देखिए उसके बाद था युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका अलग अलग रूप आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगी। आश्रम व्यवस्था जिसको कहा गया, माने जन्म लेने से लेकर के और 15 साल के बाल्यावस्था के रूप में रखा गया। उसके बाद युवावस्था 15 से 16 से लेकर के और लगभग 25-30 साल तक उसको युवावस्था में रखा गया। 30 से लेकर के लगभग 50-60 के अप्रोक्स में उसको प्रौढ़ावस्था में रखा गया। उसके बाद वृद्धावस्था में रखा गया। सबका अलग अलग कारण ये था। बाल्यावस्था यानी इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। उसके बाद जैसे ही वह युवावस्था में पहुंच जाते थे तो उसकी शादी विवाह कर दी जाती थी, यानी आप उसको गृहस्थ जीवन अपनाना पड़ता था। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में उनके द्वारा जो बाल बच्चे उत्पन्न होते थे, नेक्स्ट जनरेशन, उसकी देखभाल करते थे। और वृद्धावस्था में उन बच्चों को उस घर का दायित्व सौंप करके प्रस्थान कर जाते थे और भगवान की भक्ति में लीन होने की ऐसा दर्शाया गया है कि वो लोग रहते थे। तो वही आपका है फर्स्ट एज, सेकेंड एज, थर्ड एज के बारे में बताया गया है और लास्ट एज जिसे हम संन्यास के रूप में यहाँ पर बताया गया है। अब अश्वमेध से के बारे में, अश्वमेध की यज्ञ की शुरुआत इस काल में होती थी, यानी राजा लोग अपने आप को बलवान बलिष्ठ बताने के लिए अश्वमेध यज्ञ के आयोजन करते थे। उसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता था और वह घोड़ा अगर कोई दूसरा राजा उसको पकड़ लेता था तो उस राजा के साथ इस राजा का युद्ध होता था। और अगर नहीं पकड़ता था तो इस यज्ञ में उस राजा के द्वारा आकर के बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे और राजा की अधीनता को स्वीकार कर लेता था। और इस तरह जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा होते थे वो अपने आप की बलिष्ठता, अपने आप की पावरफुल को, अपने आप को माने एक शक्तिशाली राजा के रूप में करते थे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।